नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और तल्खी है 7वें आसमान पर। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे जेल भेजने की चेतावनी दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी प्रचार युद्ध में लगातार आपाक होते नजर आ रहे हैं। भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। बिहार की चुनावी लड़ाई जेल भेजने तक आ गई है। कल तक सत्ता के हमसफर रहे, अब एक दूसरे पर जी भरकर आग उगल रहे हैं। चिराग पासवान के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार हैं। इस 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। बिहार के चुनाव में इस बार चिराग की असली लड़ाई तेजस्वी की आरजेडी से कम, नीतीश कुमार की जेडीयू से ज्यादा है। रविवार को तो चिराग पासवान ने हमले की हद ही पार कर दी। नीतीश की गलतियों पर तो वो पहले भी हमले करते रहे हैं, लेकिन इस बार दुश्मनी को जेल पहुंचाने की हद तक ले गए। कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? बिहार के हर एक आदमी को पता है, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। पर मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है, जवाब तो जेडीयू की तरफ से भी दिया जा रहा है। चिराग पर खुद नीतीश कुमार तो उतने मुखर नहीं है, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं ने जवाबी हमले की बागडोर थाम ली है। बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। तल्खी तनातनी लगातार बेलगाम होती जा रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी की चुनावी जंग में सभी सीमाएं टूट रही हैं। नीतीश के हमले का ये अंदाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। विरोध में नारे लगे तो नीतीश जैसे धुरंधर का सब्र भी टूट गया। एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। एलजेपी की अपनी सियासत है। चिराग की महत्वाकांक्षा उन्हें जेडीयू के विकल्प के तौर पर खड़ा होते दिख रही है। वो बीजेपी से बैर नहीं कर सकते, इसीलिए नीतीश पर लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस तनातनी में चुनावी माहौल तल्ख होता जा रहा है। बिहार की चुनावी जंग इस बार अजीबोगरीब है। एलजेपी बीजेपी के साथ न होकर भी बीजेपी के साथ है, जबकि बीजेपी खुद को अलग पेश करने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। सवाल है कि इस आपसी सिरपुटव्वल में बिहार के बुनियादी मुद्दों का क्या होगा? कहीं वो हाशिए पर तो नहीं जा रहे? आज तक ब्यूरो। तो प्रचार का आज आखिरी दिन, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं जुबानी जंग किस स्तर पर पहुंच रही है। हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ एलजेपी से हैं, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ पटना से। हिमांशु, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। आखिरी दिन आज प्रचार का, और जिस तरह से जुबानी जंग बढ़ती जा रही है, विज्ञापनों में भी एक असर कुछ उसका दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि जो अखबार छपे हैं, बीजेपी के ने जो एडवर्टीजमेंट दिया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पूरे पन्ने पर उभर कर दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो एनडीए कह चुका है नीतीश कुमार का होगा, वो गायब है उससे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे हैं, शायद बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से लोगों की नाराजगी है और वो सड़कों पर
खुलकर आई है, लोग उसको बयां करने लगे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी हो और वो बयां नहीं करते थे लोग। अब मुखर जो है दिखाई देने लगे हैं लोगों के शब्द, नेताओं के शब्द। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को भी अब ये एहसास शायद हो गया है कि अब वो वैसी उनके लिए बिहार नहीं है जिस तरीके से उन्होंने 2005, 10 और 15 में जो है वो बिहार सरकारें बना ली थी। इस बार की राह बहुत आसान नहीं है और इसीलिए बीजेपी को भी ये लगता है कि नीतीश कुमार को जितना वो आगे बढ़ाएगी उसका नुकसान उसको हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे विज्ञापन में अगर किसी एक व्यक्ति का चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इसलिए क्योंकि बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता है जिनके नाम पर जो है वो वोट मिल सकता है। और बिहार के अंदर बहुत ही पॉपुलर है नरेंद्र मोदी। और हमने 19 का जो चुनाव है वो भी देखा है जब 39 सीटें जीते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार का माहौल ऐसा नहीं है। एलजेपी जो एनडीए का घटक दल था वो खुद नीतीश कुमार के खिलाफ हो गया और ये तक कह रहे हैं कि 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो किसी अधिकारी, किसी भी नेता और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको बख्शेंगे नहीं जब उनकी सरकार बनेगी। वो ये नहीं बता रहे कि सरकार किसके साथ बनेगी। सरकार वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ बनेगी। बीजेपी ये कहती है कि हम जेडीयू के साथ हैं लेकिन एलजेपी के साथ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी ने जो है अपनी सीटें जो दी है, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। उन्होंने बीजेपी के छोड़े हुए लोगों को टिकट दी है, उन्होंने जेडीयू से आए लोगों को टिकट दी है। बहुत सही बात और सही पॉइंट यहाँ पर उठाया और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द आज ही चर्चा रहने वाली है। हिमांशु आपके पास लौटूंगी लेकिन जरा जवाब भी हम ले लें। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। गुरु प्रकाश जी, ये विज्ञापन भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उभर कर जो मैसेज आ रहा है मोदी नाम केवलम। प्रधानमंत्री तो केंद्र में है ना, बिहार में आपका चेहरा कौन है? एनडीए बेशक कह रहा है नीतीश कुमार आगे है लेकिन वो तो इस विज्ञापन से गायब है। बोझ हो गए हैं क्या नीतीश कुमार आपके लिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हमारे पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने बार बार ये कहा है कि एनडीए का बिहार में मतलब है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी। और हमारे पार्टी का नेतृत्व 2020 के चुनाव में श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। पहली बार मीनाक्षी जी ऐसा हो रहा है, मेरा तो जन्म बिहार में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई, जो बिहार में चुनावी विमर्श है वो सकारात्मक है। पहली बार जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, पहली बार पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जिस प्रकार की टीका टिप्पणी चिराग जी कर रहे हैं उसकी मैं आलोचना करता हूँ कि किसी भी स्तर पे राजनीति में ऐसा विमर्श नहीं होना चाहिए और एक सकारात्मक है। क्योंकि वो अपने आप को युवा बिहारी कहते हैं, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि स्वरोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें और जो बुनियादी परिवर्तन बिहार ने पिछले 20 वर्षों में देखा है। आप कोई भी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, स्टेटस नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जब केंद्र से जो बड़े नेता हैं, दिल्ली से वो नेता जब बिहार पहुंचते हैं, तमाम बड़े मंचों पर वो लालू राज की याद दिलाते हैं। ये बताते हैं कि उस दौरान ये था, जबकि कसौटी तो आज के जमाने में ये होनी चाहिए कि पिछले 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे पिछले के 15 साल में क्यों जाते हैं सारे बड़े नेता? नहीं, अच्छा है मीनाक्षी जी, आपने पूछा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ है। मैं आपकी जानकारी के माध्यम आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि बार बार पब्लिक हेल्थ की बात होती है। 2005 में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर होता था, वो 61 होता था। अब 2019 में 34 हो गया है। जो मातृ मृत्यु दर MMR कहते हैं, 312 हुआ करता था 2005 में, अब वो 149 हो गया है। डबल डिजिट 30 लाख प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार में पहुंचे थे, क्या हुआ उनके साथ? वो तस्वीरें तो आपको भी याद होंगी ना, सड़कों पर न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय करके परिवार को साथ लेकर अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जब पहुंचे थे बिहार में, उनके लिए क्या हुआ? उनमें से 17 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई है मीनाक्षी जी, और लगभग 5,300 रुपए हर एक प्रवासी श्रमिक भाई और बहन पे स्पेंड किया गया है। आप यहाँ के क्वारंटीन सेंटर को उठा के देख लीजिए, और बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर ऐसे भी हैं उत्तर बिहार में जहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है और वो मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क भी बेच रहे हैं। तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मैं उचित नहीं मानता हूँ। एक जिम्मेदार चैनल ने समुद्र में एक बूंद जितना कुछ हुआ हो तो ये अलग बात है। अरविंद वाजपेयी जी, सवाल आपसे ये, चिराग पासवान मंच से डंके की चोट पर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, सरकार आ रही है क्या आपकी वाकई? अरे देखिए, ये चिराग जी ने पहली बार नहीं कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही हुई है। पेज 16, 28 पन्नों का हमारा मैनिफेस्टो है, पेज 16 पे हमने कैटेगरिकली कहा है। और मैं एक बात पूछता हूं, करप्शन के खिलाफ तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस है, तो क्या नीतीश बाबू करप्शन के खिलाफ नहीं है? अरे भाई, हमने ये कहा है कि 7 निश्चय में जो घोटाले हुए हैं
उनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको हम सजा कराएंगे, चाहे मुख्यमंत्री भी हो। तो उसमें ऐतराज क्या है? मतलब ये एक्सपोज हो रहे हैं क्या? इस तरह के स्टेटमेंट देके एक्सपोज तो नहीं हो रहे कि करप्शन ये टॉलरेट करते हैं। और याद करिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके 56 घोटाले गिनाए थे, क्या हुआ उसमें? तो इसमें देखिए करप्शन सबसे बड़ी बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2 है लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर 3 है कि वहां पे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। और जिसको इन्होंने एडमिट किया है नीतीश बाबू ने अपने तो फिर तो जो भ्रष्टाचारियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं फिर तो जो भ्रष्टाचारियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं और आपको जिन्होंने साइड कर दिया, उनसे भी दुश्मनी बराबर की होनी चाहिए फिर तो। ये थोड़ा सा समझ से बाहर है अरविंद जी, ये थोड़ा समझ से बाहर है कि बीजेपी से आपको बैर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और बीजेपी तो फिर उन्हीं भ्रष्टाचारी के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर ये आपका आरोप है तो ये कैसे हो सकता है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाई देता है? अरे मीनाक्षी जी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड करता है एवरीथिंग, और ये 7 निश्चय बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। ये नीतीश जी बड़े डंके की चोट पे उन्होंने कहा है मेरा कार्यक्रम है, मेरा ये विजन है, और उसमें घोटाले के पास हमारे पास सबूत है। ये पूछ रही हूँ, एक टंकी जो बाजार में 4,000 रुपए की आती है कि आप ये क्यों कहते हैं फिर कि आपका विरोध बीजेपी के लिए नहीं है? बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी दुश्मनी है और उसी एक आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जिस दिन अपना मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी के साथ चुनाव लड़ने वाला साफ है आपके लिए, पाक साफ है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके लिए भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप जेल में डालने का सपना देखते हैं, तो जो लोग उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके लिए कैसे ईमानदार है? अरे भाई मीनाक्षी जी बड़ा सिंपल सा है, क्राइम में जो इन्वॉल्व पाया जाएगा वही जेल जाएगा, उसका पड़ोसी, उसका मित्र या उसकी पत्नी नहीं जाएगी। जिसने क्राइम कमिट किया है, कौन है 7 निश्चय का मुखिया, कौन है डिपार्टमेंट का हेड, किसका नोट बना हुआ है फाइल पे, वो उस तरह से जांच चला करती है क्राइम की। ये नहीं कि बीजेपी साथ है तो वो भी जाएंगे, उस मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट। डॉक्टर नवल किशोर, चर्चा में आइए। जो ये तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, आज के आखिरी दिन में भी चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह का ये पूरा इस वक्त तस्वीर दिखाई देती है कि चोर रास्ते से हाथ मिलाकर हम खड़े हैं, क्या मतलब है इसके आपके लिए, बताइए। देखिए आज बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने दिख रही है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारों को हमने एक रास्ता दिखाया है, एक उम्मीद जगाई है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, रिक्तियां हैं, जिसको कि भरा जा सकता है बिना कुछ किए हुए, केवल पॉलिटिकल विल चाहिए और साधन भी है और सामग्री भी है, उसको हमने बोला है कि पहले बैठक के पहले हस्ताक्षर से उसका हम निदान करेंगे। उसके साथ साथ हमने कहा है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी व्यवस्था करेंगे। जो पिछले 15 साल में आप कहते हैं उसका आकलन इसलिए करना चाहिए कि एक ही आदमी का सरकार है, उसमें आप देख लीजिए कि नीति आयोग जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री है, उनका रिपोर्ट कहता है कि 15 के 15 सूचकांक पे वो नीचे हैं, सबसे फिसड्डी है। तो उनको चेहरा बनाना भाजपा की पहली विफलता है कि जो मुख्यमंत्री 15 साल में इन तमाम बिंदुओं पे फेल हो चुका है उसको आपने मुखिया बनाया। वह मुखिया ऐसा है कि कहता तो है कि सबसे पॉपुलर है, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है और खुद चुनाव पिछले 15 साल में एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है उनकी। ऐसे में परिवर्तन के लिए जो उम्मीद बन रही है उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और वो 100% यह सरकार इस पर बदलने वाली है, और वो उनके आकलन के आधार पे है, किसी और आधार पे नहीं है, आकलन के आधार पे है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जो पुल बनाया, जिस सड़क की बात करते हैं वो पिछले साल हम देख चुके हैं कि जो पुल 1000 करोड़ में बना वो उद्घाटन के पहले गिर जाता है, 300 करोड़ में बना वो उद्घाटन के 29 दिन बाद बिहार गिर जाता का है। हर निवासी जानता है कि जमीन पर हकीकत क्या है, उनसे बेहतर तो कोई इस बात को समझ नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो हम ये बयान देख रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें स्तर किस तरह से गिरते जा रहे हैं, इन सबके बीच बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट आखिर कहां पर है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए आज तक। बात अब उद्धव ठाकरे की। दशहरा रैली में महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर करारा वार किया। हिंदुत्व से लेकर फ्री कोरोना वैक्सीन तक उद्धव ठाकरे ने खुलकर आरोप लगाए। उद्धव ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी नहीं बख्शा। दशहरे पर बीजेपी और संघ के निशाने पर जहां चीन थे, तो मुंबई में शिवसेना ने इसी मौके पर
बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाए। दादर में सावरकर स्टेडियम में शिवसेना की दशहरा रैली में रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे पूरे रंग में दिखे। उन्होंने बीजेपी से लेकर सूबे के राज्यपाल पर चुन चुन कर हमले किए। ठाकरे ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। तो जर का पाया तुमच्या मित्रपक्षांचा हल्ला असेल, तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिले सांभाळा, तुमचं सांभाळा। आणि म्हणून मी बिहारच्या जनतेला सुद्धा एक सांगतोय की डोळे उघडून मतदान करा। मी कोणाला करा मला माहिती नाही, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण हे जे काहींचे छक्के पंजे चालतात त्याला बळी न पडता तुम्ही मतदान करा। हिंदुत्व पर सवाल और धर्मनिरपेक्ष हो जाने का तंज करने वाले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी ठाकरे तल्ख दिखे। उन्होंने कोश्यारी को बताया कि असल हिंदुत्व असल में क्या है। त्यांच्यासारखी काळी टोपी घालणारे आहेत, त्या टोपी खाली जर का डोकं असेल, त्या डोक्याला म्हणा ह्या वाक्याचा विचार करा आणि हे हिंदुत्व तुमचं तुम्हाला पटते का? कारण तुमच्या सरसंघ चालकांनी सांगितलेलं आहे शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आम्हाला प्यारं आहेच। ते तुम्ही मानता येत नसेल, तेवढी तुमच्यात हिंमत असेल नसेल, पण निदान सरसंघ चालकांनी सांगितलेलं हिंदुत्व तरी तुम्ही मानतात की नाही? बीजेपी ने बिहार के चुनाव में वहां के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इस पर भी ठाकरे ने ऐतराज किया। निवडणुकीनंतर कोरोनाची लस सगळ्यांना बिहारमध्ये फुकट देणार। मग आमचा बाकीचा देश जो काय आहे तो काय बांग्लादेश आहे की पाकिस्तान है का कजाकिस्तान है? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मंदिर नहीं खोलने को लेकर बीजेपी ने उद्धव को तीखे अंदाज में घेरा। जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए राम मंदिर विरोधियों के सामने घुटने टेके, उद्धव जी ठाकरे हिंदुओं की भावना के साथ उनकी पूजा पद्धति, आरती, घंटानाद के मंदिर के साथ में चेष्टा मत करो। बीजेपी और शिवसेना के बीच हाल के महीनों में दूरी आई है और दशहरा रैली में उद्धव के तेवर बताते हैं कि ये दूरी फिलहाल कम नहीं होने जा रही। भारत माता की। मुंबई से साहिल जोशी के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। क्या बिहार की लड़ाई अब जेल तक आई? क्योंकि चिराग पासवान ने मंच से ये कहा कि सरकार अगर एलजेपी की आती है तो वो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव एक बार फिर आक्रामक रूप में दिखाई दिया और इस बार उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। आलू प्याज के बढ़ते दामों को लेकर क्या कहा तेजस्वी ने, सबसे पहले ये सुनिए। ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे, ये आप देखिए अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। सवाल है महंगाई, कौन क्या मुद्दा बनाता है, मुद्दा बनाने से होता है। जो सच्चाई है उसको हम लोग जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये देखिए माला, अब ये किसको पहनाया गया, कहाँ है भैया? ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो, नीतीश जी को ढूंढो। नीतीश जी ने क्यों चुप्पी साधी है? अरे भैया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी चुप्पी क्यों है? तो रसोई घर में मौजूद रहने वाले आलू, प्याज, टमाटर के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे लेकर तेजस्वी एक बार फिर यहां पर निशाना साध रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी एलजेडी से हैं, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से हमारे साथ हैं, गुरु प्रकाश जी बीजेपी से मौजूद हैं और जेडीयू से सुहेली मेहता जी हमारे साथ आ गई हैं। सुहेली मेहता जी, आपके पास में जाऊंगी, आप थोड़ा देर से चर्चा में जुड़ पाई, लेकिन गुरु प्रकाश जी उससे पहले
जो बात तेजस्वी यादव यहां पर कह रहे हैं, देखिए थोड़ा क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को यहां पर देना होगा कि जिस तरह के मुद्दों को वो लेकर आए हैं मेन डिस्कोर्स में, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी चूक गई। आपकी पार्टी के बड़े नेता बड़े मंचों पर जाकर कश्मीर या आर्टिकल 370 याद दिलाते हैं, राम मंदिर याद दिलाते हैं, ट्रिपल तलाक याद दिलाते हैं, जो कि अपने आप में भावनात्मक मुद्दे हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन जनता से जुड़े कोर मुद्दे उठाने में पीछे छूट गए। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति रोजगार की बात कर रहा है जिसने एक दिन भी नौकरी नहीं की है। जवाब देने दीजिए, आ रही हूं मैं आपके पास। जी बोलिए गुरु प्रकाश। हाँ मीनाक्षी जी, ऐसा है कि बिहार का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने एक दिन भी नौकरी नहीं की वो 10 लाख रोजगार की बात कर रहा है। 15 साल के उनके शासनकाल में मात्र 96,000। 15 साल नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये डिबेट का तरीका नहीं होता है। नवल किशोर जी आप बोलिएगा, पहले वो कंप्लीट कर ले। नवल किशोर जी आप बोलिएगा ना, मैं आपको समय दूंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। समय बर्बाद हो जाएगा सारा। राष्ट्रीय जनता दल का यही शैली होती है। देखिए आप ये तो समय, या तो आप समय बर्बाद कर लीजिए, मैं शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुन रहा था। सुहेली मेहता जी, नवल जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नवल जी प्लीज, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी ना। देखिए मैं तेजस्वी यादव पर ही सवाल पूछ रही हूँ ना उनसे। रुकिए एक सेकंड, रुकिए, शांति से सुनिए जरा। नवल किशोर जी शांति से सुन लेते हैं ना पहले। रखिए, ये सवाल मेरे से किया गया है। नहीं, नाटक करेंगे। सुहेली मेहता जी आपके पास में आ रही हूँ, पहले उनको बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश जी बोलिए आप। देखिए यही अव्यवस्था रिक्वेस्ट है, आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाइए। पहले गुरु प्रकाश जवाब देते, फिर मैं बाकियों के पास आऊंगी। बोलिए गुरु प्रकाश जी। देखिए यही अव्यवस्था का परिचायक राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका परिचय हमारे मित्र ने यहाँ दे दिया है। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल ने शासन किया, 96,000 नौकरियां दी। 15 साल एनडीए ने शासन किया, 6 लाख नौकरियां दी। मैं आपके माध्यम से बात पूछना चाहता हूँ, सत्यानंद जी लेबर मिनिस्टर है झारखंड में। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले साल झारखंड चुनाव से पहले भी बेरोजगारी भत्ता का प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में। 1 साल से ऊपर हो गया, ना ही बेरोजगारी भत्ता पे कोई बात हो रही है, ना विचार हो रहा है। ये जो मूर्खतापूर्ण बात उन्होंने बोली है, ये दुनिया में किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं है कि एक मीटिंग में 10 लाख नौकरी दे देना। हम लोगों ने जहां 19 लाख नौकरी की बात की है, तो हमने स्वरोजगार की बात की है, हमने बजट दिया है, ब्लूप्रिंट दिया है, एक योजनाबद्ध तरीके से किन किन क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिन्होंने एक दिन भी नौकरी नहीं की, वो नौकरी की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। सवाल लेकिन ये जिम्मेदार चैनल है कि 19 लाख नौकरियों की अगर बात हो रही है, तो जब आप 15 साल सत्ता में थे तब उनकी बात क्यों नहीं हुई? वो उसके लिए अगला चुनाव क्यों चाहिए? सुहेली मेहता जी, आरोप तो तमाम लग रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि सरकार आ गई तो जेल में डाल देंगे नीतीश कुमार को। अब देखिए, जिनका खाता नहीं खुलने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, वो भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं पूरा। गुड़ खाकर और गुलगुल्ला से परहेज। आखिर उनको जो बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि एक आध सीट पर उनकी जमानत बच जाए तो बच जाए प्रधानमंत्री जी के नाम पर। इसलिए सरकार बनाने की बात, यहाँ पर सपना देखना आसान होता है, लेकिन जमीन पर उतारकर वो काम करना आसान है। किस आधार पर ये कह रहे हैं? इन्होंने क्या किया है? जमुई से पहली लोकसभा चुनाव ये लड़े, उसके बाद अगर ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में नहीं रहते तो इनकी जमानत भी नहीं बचती। आगे भी ये देख लेंगे, आगे भी चुनाव है, अभी भी वो देख रहे हैं, अकेले खड़े हैं और जो बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। इसी से आप समझ जाइए कि ये कितने डरे हुए हैं कि किस तरह से हम यहाँ सरवाइव करेंगे। और 10 नवंबर के रिजल्ट के बाद इनको पता चलेगा जब्त होने वाली है सीटों पर आपकी। ऐसे बयान तो आपके डर को दर्शाते हैं। अच्छा सुनो ना, प्रधानमंत्री इनके ही है सिर्फ, या 130 करोड़ के हैं प्रधानमंत्री? नहीं, इनका कोई कॉपीराइट है प्रधानमंत्री पे? नहीं, प्रधानमंत्री पे इनका कॉपीराइट हो गया क्या? अरे रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए तो सही। अरे सुनिए ना, क्या नाम है आपका? सुनिए, प्रधानमंत्री जी पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, उनकी पॉलिसीज पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके अच्छे कामों की विजन तो बता दीजिए, हम कर रहे हैं तो आपको क्या बता दीजिए, चिराग पासवान की सरकार कैसे आ जाएगी? विजन तो बताइए, चिराग पासवान की सरकार कैसे आएगी ये तो बताइए। बीजेपी के साथ भी नहीं है चिराग पासवान की सरकार कैसे आएगी? अरविंद जी बताइए, क्या प्लान है? ये तो मिलकर सरकार चला रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ठीक है बोलिए। अरे इनको चुप करिए ना, मैं जवाब देता हूँ। हम लोगों के साथ सुहानी जी सुन लीजिए, इनको चुप करिए ना। सुहेली जी सुन लीजिए प्लीज, सुहेली जी सुन लीजिए। आकांक्षा ने इस तरह का कदम अरे रुको ना भाई, ठीक है बोलिए अरविंद जी। चलो हो गया। आपका प्रश्न ये है कि चिराग पासवान की सरकार कैसी आएगी?
ये कोई भविष्यवक्ता भी नहीं बता सकता कि 10 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जो अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और वो सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ये भी दिख रहा है कि बीजेपी अच्छी स्थिति में है। इसके एक सेकंड रुकिए, इसके साथ ये भी दिख रहा है कि अगर जनता की भीड़ उमड़ रही है तो चिराग पासवान की रैली में उमड़ रही है या तेजस्वी यादव की रैली में उमड़ रही है। तो हमने डिक्लेरेशन ये दिया है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के भी नंबर होंगे, हमारे भी नंबर होंगे और नीतीश कुमार के नंबर नहीं होंगे। ठीक है। और इसीलिए हमने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो नीतीश कुमार समेत जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में डॉक्टर नवल किशोर के पास में आ रही हूँ, वो बोल रही है बहुत देर से। नवल किशोर जी ये बताइए कि जो ये तमाम परिस्थितियों को हम यहाँ पर बदलते हुए देख रहे हैं, कितना भरोसा आपको है? जब भीड़ की ही बात हो रही है, तेजस्वी इंप्रेस कर रहे हैं युवाओं को, ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन हर पक्ष का दावा अपनी तरफ है। कितना भरोसा है आपको कि सरकार आ रही है आपकी? देखिए, भरोसा तो जमीन पे दिख रहा है और बिहार की जनता संकल्प बदलाव के साथ खड़ी है, उस प्रण के साथ खड़ी है, ये आपको दिख रहा है। जहां तक गुरु प्रकाश की बात है, इनसे पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी कौन से ऑफिस में काम करते थे और नीतीश कुमार इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद भी 15 साल तक नौकरी क्यों नहीं किए? पहली बार चुनाव 1985 में जीते, 77 में हारे, 80 में हारे। ये 15 साल तक उस डिग्री का क्या कर रहे थे? क्या डिग्री है भी या नहीं है? तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल रहे थे, पूरा देश जानता है। आप अनपढ़ के तरह स्क्रीन पे बात ना करें, मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस पे बात करें और इस तरह की बात और भ्रम फैलाने का कोशिश नहीं करें। आपने तो 30 साल में बीजेपी के पास कोई चेहरा भी नहीं है और जो चेहरा है उसको बिहार की जनता रिजेक्ट। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल नवल किशोर जी ने यहाँ पर उठाया। गुरु प्रकाश जी देखिए, ये बड़ा सवाल है, ये मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी, बीजेपी का चेहरा कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फुल पेज एडवर्टीजमेंट हम आज के अखबारों में देख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आपके पास चेहरा कहाँ है? जो आपके बागी हैं उनको तो चिराग पासवान टिकट दे रहे हैं और बल्कि ये कह रहे हैं लोगों से कि एलजेपी को वोट करिए, लेकिन जहां पर एलजेपी नहीं खड़ी है वहां बीजेपी को वोट करिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मीनाक्षी जी, नहीं देखिए मीनाक्षी जी, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग मेरे मित्र नवल किशोर जी मेरे विषय में कर रहे हैं, मैं उनको पूरी स्वतंत्रता है वो यूज करें, लेकिन मैं नहीं देखिए ऐसा है। देखिए नवल जी मेरी बात नहीं, नवल जी मेरी बात मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात होगी सिर्फ। गुरु प्रकाश जी मुद्दों पर बात ये अनावश्यक देखिए मीनाक्षी जी, ये गलत बात है। मैं शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुन रहा था। अच्छा नवल किशोर जी देखिए, सुन लीजिए ना, अब वो किसी के बारे में नहीं बोले थे, उनको सुनने दीजिए प्लीज। ठीक है नवल किशोर जी, प्लीज सुन लीजिए, डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब नहीं आ पाएगा, प्लीज। देखिए ऐसा है, देखिए एक मीनिंगफुल, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होना चाहिए और हम लोग इस बात के हिमायती हैं। और आप कुछ भी डेटा उठा के देखिए ना मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, प्रति व्यक्ति आए 1990 से 2005 के बीच में 8,000 रुपए हुआ करती थी, अब 43,000 रुपए हो गया है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, वित्तीय अनुशासन कितना जरूरी होता है। ये फिस्कल डेफिसिट इनके शासनकाल में 6.2% था, ये 2.7% हो गया। तो हर फ्रंट पे ये सरकार फेल है, हर फ्रंट पे आप नरसंहारों की सूची उठा के देखिए, लक्ष्मणपुर बातें, सेनारी, बथानी टोला, तमाम तरह के नरसंहार इनके समय हुए। किड्स फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हर प्रकार के सूचकांक में इनकी सरकार फेल है। और ये बात करते हैं चिराग पासवान के साथ क्या रिश्ता है? इनकी प्रकार की अपेक्षा चिराग पासवान के साथ क्या रिश्ता है गुरु प्रकाश जी? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने बार बार कहा है कि हमारा नेतृत्व बिहार में श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए, हर पक्ष के दावे यहाँ पर अपने हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन तय अब बिहार की जनता को करना है। प्रचार का आज आखिरी दिन है, 71 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला है। बिहार चुनाव पर कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक।